एक राजकुमारी जो बन गई नाजी फौज का काल। ये एक मैं समझता हूँ कि इतिहास की बहुत ही ज़बरदस्त कैरेक्टर गुजरा है। नूर इनायत खां मशहूर सूफी सिंगर सूफी इनायत खां की बेटी थी। एक राजकुमारी जिसने लिख दी दिलेरी की नई दास्तान। ये कई नाम से भी जानी जाती थी। इनको कुछ लोग नोरा कहते थे, नूरा। शी वॉज कमिटेड टू आइडियोलॉजी, कमिटेड टू लॉयल्टी और कमिटेड टू ए काज। हिटलर को हराने के लिए एक राजकुमारी ने छोड़ा ऐशो आराम। शी वॉज फ्रॉम इंडिया, भारत की थी। उनके जो रूट्स हैं भारत में जुड़े हुए थे। उन्हीं ने कहा कि ठीक है, मेरी शहादत होती है, मैं मरती हूँ, लेकिन मैं कुछ कार्य नुमाया कर जाऊंगी, ऐसा जो आने वाले वक्त में लोग याद रखेंगे। एक राजकुमारी जो बन गई बहादुरी की मिसाल। एक वो बेइंतहा शर्मीली थी, कम सुखन थी, बहुत कम बात करती थी और बहुत शाई थी, लोग उनको कहते हैं। लेकिन उसके बावजूद देखिए उनका जो रोल है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इनको इमॉर्टलाइज होना चाहिए लिटरेचर में, मेमोरी में और हिस्ट्री में, जो अभी तक नहीं हुआ है इनको। वतन परस्ती के लिए एक राजकुमारी हो गई कुर्बान। वो अंदर से बहुत स्ट्रॉन्ग थी और उनका जज्बा जो था वो बहुत जबरदस्त था कि हमें करना है ये काम। दिलकश, दिलेर, देशभक्त नूर इनायत खान। आज हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, एक राजकुमारी की कहानी, एक हिंदुस्तानी राजकुमारी की कहानी। लेकिन इस राजकुमारी की कहानी उन सभी कहानियों से थोड़ा जुदा है जिन्हें शायद हम बचपन में अपने बड़ों से सुनते आए हैं। ये वो राजकुमारी थी जिसने बहादुरी की ऐसी दास्तान लिखी जो आज की तारीख में एक मिसाल बन चुकी है। मिसाल अपने फर्ज के लिए कुर्बान हो जाने की, मिसाल अपने देश के दुश्मन को मिटा देने की। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह और आप देख रहे हैं साजिश। और आज साजिश में दिखाएंगे एक सन की तानाशाह की साजिशों को तोड़ती एक राजकुमारी की कहानी। एक हिंदुस्तानी राजकुमारी जो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही जांबाज भी थी। उसके चेहरे पर मासूमियत थी तो नसों में हिम्मत लहू बनकर दौड़ रहा था। एक दिलकश, दिलेर और देशभक्त राजकुमारी जिसने अपनी जांबाजी से लिखी बहादुरी की एक ऐसी कहानी जिसके सजदे में ब्रिटेन और फ्रांस जैसे मुल्कों की आवाम आज भी अपना सर झुका लेती है। क्या एक राजकुमारी एक खतरनाक जासूस बन सकती है? ये सवाल सुनते ही पहली तस्वीर सामने आती है माता हारी की। लेकिन आज हम आपको एक जासूस राजकुमारी की कहानी सुनाएंगे। वो हिंदुस्तानी राजकुमारी जो माता हारी से भी चालाक थी, वो माता हारी से भी बहादुर थी और जो माता हारी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। लेकिन उसने माता हारी की तरह अपने हुस्न को हथियार नहीं बनाया क्योंकि उसकी रगों में शाही खून दौड़ रहा था। नूर इनायत खान मैसूर के शेर टीपू सुल्तान की परपोती और टीपू सुल्तान के इस वंशज के कारनामे देखकर हिटलर की सेना भी कांप गई थी। नूर इनायत खान ने हिटलर की खुफिया एजेंसी गेस्टापो के गुर्गों का हर जुल्म सहा,
लेकिन उनके सामने अपना मुंह तक नहीं खोला। देशभक्ति उसके खून में दौड़ती थी, लिहाजा इस बहादुर राजकुमारी ने अपने देश और फर्ज की खातिर अपनी जान कुर्बान कर दी। ये कहानी है नूर इनायत खान की, टीपू सुल्तान की वंशज इस बहादुर राजकुमारी की, जिसने जर्मन फौज के बीच घुसकर बहादुरी की एक ऐसी मिसाल कायम की जिसे आज तक दुनिया याद करती है। नूर इनायत खान, जिसके कारनामों ने जर्मनी के सन की तानाशाह हिटलर की नींद हराम कर दी थी। नूर इनायत खान के जासूसी की दुनिया में कदम रखते ही हिटलर की नाजी फौज में तूफान आ गया था। नूर इनायत खान का जन्म 1 जनवरी 1914 को मॉस्को में हुआ था। उनके पिता पीर इनायत खान और मां औरा बेकर थी। यूं तो औरा बेकर ब्रिटिश थी, लेकिन वो अमेरिका में रहती थी। पीर इनायत खान टीपू सुल्तान के वंशज थे, लेकिन उन्हें तलवार का नहीं बल्कि संगीत का शौक था, और यही शौक उन्हें विदेश ले गया। और इसी दौरान अमेरिका में उनकी मुलाकात हुई औरा रे बेकर से, और फिर दोनों ने शादी कर ली। इनायत और ओरा की पहली संतान नूर, जिस नूर इनायत खान को आज सारी दुनिया एक जांबाज जासूस के नाम से जानती है, उसकी पहली मोहब्बत तो संगीत थी। एक हिंदुस्तानी लड़की थी जिसका परिवार टीपू सुल्तान के ख़ानदान से इन लोगों का ताल्लुक़ था। इनके बाप इनायत साहब, जो कि काफ़ी हद तक सूफीज़म से इम्प्रेस थे और बाद में सूफ़ी खुद भी हो गए थे, कहते थे अपने को। और ये लोग हिंदुस्तान से शुरू में चले गए थे, पहले ही रशिया, फिर रशिया से इंग्लैंड और इंग्लैंड से पेरिस, इस तरीके से ये लोग यूरोप में थे। पहले विश्व युद्ध के दौरान नूर के पिता अपने परिवार को लेकर लंदन चले गए, लेकिन साल 1920 में वो फ्रांस चले गए और पेरिस में रहने लगे। साल 1927 में पीर इनायत खान की मौत के बाद 13 साल की उम्र में परिवार की पूरी जिम्मेदारी नूर पर आ गई। अपने छोटे भाई बहनों को नूर ने माँ और बाप दोनों का प्यार दिया। नूर बच्चों की कहानियां लिखकर अपना परिवार चलाती थी। नूर ने 1939 में एक किताब लिखी, 20 जातका टेल्स। इसके अलावा नूर फ्रेंच रेडियो में भी काम करती थी। ये एक खुद इनकी रुचि जो थी शुरू में सितार बजाने की थी। ये लोग सितार बजाते थे भी। इनके पिताजी भी म्यूज़िक और सूफ़ी संगीत से बहुत इम्प्रेस थे, के कायल थे। और ये फिर उसके बाद शॉर्ट स्टोरीज़ लिखना और शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ना इनका शौक़ था। इधर नूर जवानी की दहलीज पर खड़ी थी तो पेरिस से 1100 किलोमीटर दूर जर्मनी की राजधानी बर्लिन में एक तानाशाह अपनी बुनी एक साजिश के जाल में पूरी दुनिया को जकड़ने वाला था। वो तानाशाह कोई और नहीं बल्कि एडोल्फ हिटलर था। इनके ऊपर बहुत असर पड़ा जंग का, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, जब उसकी तरफ से ये लोग, ये बहुत आज़ाद ख्याल की लड़की थी। ये इंग्लैंड गई, फिर इन्हीं ने वहाँ पे जाके वहाँ की एयरफोर्स ज्वाइन की और उसमें इन्हीं ने फिर वहाँ से वो इनको फ्रांस भेजा गया खुफिया एजेंसी की तरफ से काम करने की। ये बहुत अच्छी, जल्दी ही ये बहुत अच्छी टेलीग्राफ ऑपरेटर बन गई थी। 1940 आते आते नाजुक सी नूर को भी नहीं पता था कि उसकी दुनिया अब बदलने वाली है, क्योंकि दुनिया पर दूसरे विश्व युद्ध के बादल मंडराने लगे थे। खुद नूर को भी नहीं पता था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आने वाला था जिसके बाद वो हिटलर की नाजी फौज की सबसे बड़ी दुश्मन बनने वाली है। नूर इनायत खान और एडोल्फ हिटलर दोनों को इस बात का इल्म तक नहीं था कि उनकी कहानी के तार एक दूसरे के साथ उलझे हुए हैं, और वक्त ने ऐसी करवट बदली कि नूर हिटलर की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। हिटलर वो तानाशाह जिसकी सनक ने पूरी दुनिया को खात्मे की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया था। हिटलर वजह बना इंसानी इतिहास के सबसे खौफनाक लम्हों का, जब दुनिया ने सबसे खौफनाक कत्लेआम देखा था। लेकिन इस कहानी के साथ नूर इनायत खान की कहानी भी जुड़ी हुई है।
वो जंग थी ताकत की, वो जंग थी हुकूमत के जुनून की, वो जंग थी एक सिरफिरे सन की तानाशाह, वो कत्लेआम था दुनिया पर कब्जे का। 70 देशों के 10 करोड़ सैनिकों में मची मारका, करीब 7 करोड़ लाशों से पट गई थी धरती। दुनिया के नक्शे में जर्मनी, और जर्मनी में बैठा उसका बददिमाग, जिद्दी और खूंखार हैवान हिटलर, वो तानाशाह जिसने पहले विश्व युद्ध में एक सैनिक के तौर पर जंग लड़ी, घायल हुआ लेकिन बच निकला, बच गया दुनिया को खत्म करने की कोशिश के लिए। जंग में जर्मनी की करारी हार और ताकत का दायरा सिमट जाने के बाद हिटलर दुनिया के लिए नफरत पाले बैठा था। उसने धीरे धीरे ताकत बटोरी और पहले जर्मनी का वाइस चांसलर और फिर तानाशाह बन बैठा। हिटलर के मंसूबों की धमक दुनिया को उस वक्त लग गई थी जब उसने पहले विश्व युद्ध में मानी संधियों को नकारते हुए जर्मनी की सैन्य शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने अपनी सेना को बेहद ताकतवर और घातक कर लिया। दुनिया पर कब्जे का मंसूबा पाले बैठे हिटलर को किसी वजह का इंतजार नहीं था, बस फैसला लेना था। दुनिया पर कब्जे का आगाज हुआ 1 सितंबर 1939 को, जब हिटलर के आदेश पर बिना चेतावनी पड़ोसी देश पोलैंड पर हमला कर दिया गया। हिटलर की इस टैक्टिक्स को नाम दिया गया था हिटलर्स ब्लिट्जक्रीग स्ट्रैटेजी, जिसका मतलब था दुश्मन को चौंकाते हुए उसके संभलने से पहले पूरी ताकत से हमला करो। जर्मन टैंक्स और आर्टिलरी ने पोलैंड की भूरी जमीन को खून से सुर्ख लाल करना शुरू कर दिया। जर्मन एयरफोर्स के प्लेन जहां से उड़ान भरते, नीचे कुछ बाकी नहीं बचता। खास बात यह थी कि जर्मन सेना ने जल्द कब्जे के लिए युद्ध की सारी हदें पार कर दी थी। यह पहली टोटल वॉर की शुरुआत थी। हिटलर की बढ़ती ताकत को देखकर रूस के तानाशाह स्टालिन ने हिटलर के साथ सैन्य समझौता करके एक बड़ी सेना बनाने का फैसला किया। बंद दरवाजों के पीछे दोनों देशों ने पूर्वी यूरोप पर कब्जे का प्लान बनाया। जर्मनी ने विश्व युद्ध और दुनिया की सबसे बड़ी मारकाट की नींव रख दी थी। इस हमले के विरोध में फ्रांस और ब्रिटेन और उसके कब्जे वाले देशों ने जर्मनी के खिलाफ जंग का बिगुल बजा दिया। हालांकि जर्मनी के विरुद्ध इस जंग का आगाज पोलैंड को बचाने से ज्यादा जर्मनी की बढ़ती ताकत और हिटलर की सनक को रोकने के लिए किया गया था। उधर स्टालिन ने जर्मनी की मदद के लिए सेना भेज दी। इस जंग में पोलैंड करीब 66,000 लोगों की मौत से घबरा चुका था और उसने जर्मनी के आगे घुटने टेक दिए। जर्मन सेना ने नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लक्जमबर्ग पर हमला करके उन पर कब्जा कर लिया। इसके बाद हिटलर ने पेरिस का रुख किया। जर्मन सेना के टैंक फ्रांस की धरती और उसके सामने पड़ने वाली हर इंसानी जान को रौंदते हुए आगे बढ़ने लगे। जर्मन विमान फ्रांस के शहरी इलाकों पर बम बरसा रहे थे। फ्रांस के बाहर डनकर्क में हजारों एलाइड देशों के सैनिक फंस गए थे और जर्मन वायुसेना ने उन्हें घेर कर उन पर मौत बरसानी शुरू कर दी थी। यह देखकर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपनी नौसेना को इन सैनिकों की जान बचाने के लिए भेजा। 9 दिन के बाद इंग्लैंड की रॉयल नेवी और प्राइवेट जहाजों ने करीब 3.5 लाख सैनिकों को जर्मन सेना के पंजों से बाहर निकाला। इसके बावजूद महज 4 दिन के बाद जर्मन सेना पेरिस की गलियों में मार्च पास्ट करती नजर आई। आईफिल टावर पर जर्मन सेना का झंडा फहरा रहा था।
surrenders to Hitler. जैसे ही हिटलर की नाजी फौज ने पेरिस पर कब्जा किया, बस उसी पल से नूर इनायत खान की कहानी भी हिटलर की कहानी के साथ जुड़ती चली गई। पेरिस पर जर्मन फौज के कब्जे के बाद मजबूरन नूर को अपने परिवार के साथ पेरिस छोड़ना पड़ा और वो इंग्लैंड आ गई, जहां एक तरफ मित्र राष्ट्रों की सेनाएं फ्रांस को आजाद कराने की कोशिश में लगी थी, वहीं अपने वतन के छूटने का गम नूर और उनके छोटे भाई विलायत को साल रहा था। नूर और विलायत दोनों ने ठान लिया था कि वो जर्मन फौज के कब्जे से फ्रांस को आजाद कराएंगे। नूर इंग्लैंड की नागरिक थी, लेकिन उनकी विरासत फ्रांस के करीब थी। इतिहास गवाह है कि अंग्रेजों से युद्ध में फ्रांस ने टीपू सुल्तान की मदद की थी, लेकिन अब पूरे 150 साल बाद एहसान चुकाने की बारी टीपू सुल्तान की परपोती नूर की थी। इसी बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिसने नूर की जिंदगी का मकसद ही बदल दिया। जर्मन्स ने वहाँ पे आके फ्रांस में जिस तरीके से जुल्म सितम किए, उससे ये बात इनको गुस्सा था और इन्हीं ने सोचा कि हम किसी भी तरह जब भी हो हम जो कुछ भी कर सकते हैं हमें करना चाहिए। ये एक जज्बा था उस ज़माने में, बहुत से लोगों को था, उनमें से एक ये भी थी। जर्मन लड़ाकू विमानों ने पहले ब्रिटेन के व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बनाना शुरू किया। इसके बाद इंग्लैंड की रॉयल आर्मी ने जर्मन विमानों को धूल चटानी शुरू कर दी थी। हार से बौखलाए हिटलर ने एयरफोर्स को एक खौफनाक आदेश दिया। सितंबर 1940 में जर्मनी की लफ्टवाफ़ एयरफोर्स ने अब ब्रिटेन के शहरी इलाकों पर बम बरसाने शुरू कर दिए थे। हिटलर की नफरत के गोले लंदन में जहां भी गिरते सिर्फ आग ही आग बचती। औरतों और बच्चों समेत 40,000 लोग मौत के मुंह में जा चुके थे। अब पूरी दुनिया जंग की ओर झुकने लगी और दो धड़ों में बंट गई थी। नूर ने ये सब देखकर आखिरकार सेना में जाने का फैसला किया। नूर के भाई विलायत इंग्लैंड में रॉयल नेवी से जुड़ गए, तो 19 नवंबर 1940 को नूर भी विमेन्स ऑक्सिलरी एयरफोर्स का हिस्सा बन गई। उन्हें यहाँ वायरलेस ऑपरेटर का काम मिला, लेकिन नूर के जज्बे और जुनून को देखते हुए 2 साल बाद नूर को एक बड़ी जिम्मेदारी के लिए चुना गया, जो बहुत खतरनाक थी। इनकी ट्रेनिंग बड़ी अच्छी थी, इनके बाप भी बहुत लिबरल थे और गांधी जी के ख्यालात से इम्प्रेस थे। ये लोग पैसिफिस्ट थे, ये लोग जंग के खिलाफ थे, तो इसने सीधे ऐसी चीज़ें नहीं ज्वाइन की जिसमें गोली बंदूक चलाना हो, बल्कि जासूसी को प्रेफर किया। चूंकि नूर फ्रेंच बहुत अच्छी तरह से बोलती थी, लिहाजा ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ने नूर को जर्मन फौज के खिलाफ जासूसी करने के लिए चुना था। अब नूर स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव टीम में शामिल हो चुकी थी और बन गई थी इंग्लैंड की जासूस। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एसओई टीम कई खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देती थी और इस ग्रुप के साथ जुड़ने के बाद इसके सदस्य सिर्फ 4 से 6 हफ्ते ही जिंदा रह पाते थे। लेकिन जर्मनी के सन की तानाशाह एडोल्फ हिटलर को सबक सिखाने के लिए नूर इस खतरनाक काम के लिए तैयार हो गई। ये मैसेजेस, इनका काम ये था कि पेरिस और उसके आसपास के इलाकों में फ्रेंच ट्रूप्स जो थे उनके मूवमेंट के बारे में बताना, या वो कहाँ पे डिपो हैं, या कुछ चीज़ें इस तरह की बताना। नूर को बाकायदा इस मिशन के लिए ट्रेन किया गया। नूर को पेरिस में छिपे बागियों की मदद करने के लिए कोडेड रेडियो मैसेज भेजने के काम के अलावा हथियार चलाने की भी ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के दौरान नूर के इम्तिहान के तौर पर ब्रिटिश अफसरों ने उसका आत्मविश्वास दिगाने की भी कोशिश की। इनके खिलाफ जो रिपोर्ट्स लिखी गई थी, इनके जो ट्रेनिंग के पीरियड में लिखा गया था, इनके ऑफिसर्स ने जो लिखा था, वो ये कहा था कि ये बहुत शर्मीली हैं, शाही हैं, शायद इस तरह के रोल ये न कर पाए, लेकिन उसके बावजूद ये लोग उन्हीं ने करके दिखाया और उनकी बड़ी तारीफ़ हुई फ्रेंच पेपर्स में उस ज़माने में, ख़ासतौर से ब्रिटेन के अंग्रेज़ पेपर्स में उनके लिए काफ़ी लिखा भी गया, उनके बारे में भी आया कि ये कैसे उन्होंने किया। लेकिन नूर का इरादा पक्का था। अब नूर ने जो फैसला लिया था वो उस पर वापस नहीं लौटना चाहती थी। यानी नूर इनायत खान जासूसी की दुनिया में उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार थी। नूर को जासूस बनाने के साथ एक नया नाम भी दिया गया,
नोरा बेकर और उसके मिशन का कोड नेम रखा गया मैडलिन। ये कई नाम से भी जानी जाती थी। इनको कुछ लोग नोरा कहते थे, नूरा, कुछ लोग इनको मैडलिन भी इनका नाम से, इनको मैडम नाम से भी खिताब किया जाता था जब पेरिस में ये खुफिया एजेंसी के लिए काम कर रही थी। इस तरह के इनके बहुत से रोल थे। दरअसल नूर इनायत खान की कहानी एक औरत की ताकत की सबसे बड़ी मिसाल है। नूर को इस खतरनाक मिशन के लिए तैयार कर रही टीम को उस वक्त ये पता नहीं था कि जिस लड़की को संगीत की मीठी धुनों से प्यार हो, जो बच्चों के लिए किस्से कहानियां लिखती हो, वो नाजुक सी लड़की गोलियों और बमों के बीच दुश्मन के खेमे में घुसकर उसे तबाह करने का भी मादा रखती थी। वही नूर जब पेरिस पहुंची थी तो उसने अपने तेज दिमाग और हुनर की बदौलत नाजी सेना की नाक में दम कर दिया था और बन गई थी हिटलर की सबसे बड़ी दुश्मन। दूसरा विश्व युद्ध पूरे उफान पर था और हिंदुस्तान की एक राजकुमारी नूर इनायत खान ब्रिटेन की जासूस बनकर इस जंग में शामिल हो चुकी थी। 1940 के दौर में फ्रांस पर हिटलर का कब्जा था और राजकुमारी नूर फ्रांस से हिटलर की नाजी सेना को हराने और उसे वहां से भगाने के इरादे से पेरिस जाने के लिए तैयार थी। पेरिस जहां कदम कदम पर मौत के दरिंदों की शक्ल में जर्मन खुफिया एजेंसी गेस्टापो के जासूस घात लगाए बैठे थे, लेकिन इन सब खतरों को दरकिनार कर नूर पेरिस जा पहुंची। द्वितीय विश्व युद्ध जोरों पर था। पूरे पेरिस पर नाजी झंडे लहरा रहे थे और कदम कदम पर हिटलर की खुफिया एजेंसी गेस्टापो को जासूस अपनी नजरें गड़ाए बैठे थे। ऐसे माहौल में पेरिस के एक बाहरी इलाके में ब्रिटेन ने अपनी एसओई यूनिट की महिला जासूस नूर इनायत खान को रात के गुप्त अंधेरे में प्लेन के जरिए उतारा। नूर अपने नए नाम और पहचान के साथ 3 साल बाद पेरिस वापस लौटी थी, लेकिन इस बार वो नाजुक नूर नहीं बल्कि एसओई की अंडरकवर एजेंट थी, जिसका मिशन था हिटलर के किले में सेंध लगाना। पेरिस के उस बाहरी इलाके में उतरते ही नूर अपने मिशन में जुट गई और उसने सबसे पहला काम आसपास की टोह लेने का किया। सब कुछ सुरक्षित पाने के बाद उसने किसी सुरक्षित जगह की तलाश करनी शुरू कर दी। नूर को मालूम था कि गेस्टापो के गश्ती दल मोटरसाइकिलों पर वायरलेस सेट खोजी यंत्रों को लगाकर निकलते हैं, इसलिए उसने उसे जल्दी से फिर से सूटकेस में रखा और उस जगह से निकल गए और उस जगह की ओर चल पड़ी जहां उसके साथी उसे मिल सकते थे, जिन्हें पहले से ही उसके आने की खबर भेजी जा चुकी थी। पेरिस में नूर ने जासूसी के उन कारनामों को अंजाम दिया कि हिटलर तक हिल गया। नूर की बदौलत जर्मनी की एक से बढ़कर एक खुफिया जानकारी मित्र राष्ट्रों तक पहुंचने लगी। यही वजह थी कि हिटलर की सबसे खूंखार खुफिया एजेंसी गेस्टापो की मोस्ट वांटेड लिस्ट में नूर का नाम सबसे ऊपर आ गया। इसी बीच ब्रिटिश जासूसी दल का एक सदस्य पकड़ा गया और उसने नूर समेत अपने सभी साथियों के नाम बता दिए। सभी पकड़े गए, मगर नूर गेस्टापो की पकड़ में नहीं आई। वो छिपकर अपना काम करती रही। दुश्मन उसके पीछे पड़ा रहा, लेकिन फिर भी वो उसकी पकड़ में नहीं आई। जो नूर इनायत खां भी अपने उस रवायत के साथ कि जहाँ पर आइडियोलॉजी से लगाव है, कमिटमेंट है और उसी कमिटमेंट के साथ वो आगे बढ़ रही थी। मैं उनके लिए जासूस शब्द का इस्तेमाल करना गलत मानता हूँ। वो जासूस नहीं है, वो लॉयल है। गेस्टापो के जासूस पूरे पेरिस में नूर की तलाश कर रहे थे। खतरे को देखते हुए ब्रिटिश और फ्रांस के बागियों ने नूर को पेरिस छोड़ने की सलाह दी, लेकिन खतरे को अपने सामने देखते हुए भी नूर नहीं डरी और ना ही उसने खतरों से खेलना छोड़ा। उन्हीं ने कहा कि ठीक है, मेरी शहादत होती है, मैं मरती हूँ, लेकिन मैं कुछ कार्य नुमाया कर जाऊंगी, ऐसा जो आने वाले वक्त में लोग याद रखेंगे। और उनको कहा, उनकी ये सोच थी कि मैं कुछ कर सकती हूँ
मुल्क के लिए इस नाजी जो जुल्म कर रहे हैं उसके ख़िलाफ़ फ़र्ज़ है मेरा कुछ करना। उनको ये लग रहा था नूर इनायत खान को कि जो कुछ वो कर रही हैं वो अपने देश के लिए कर रही हैं, अपने कास्ट के लिए कर रही हैं, इसलिए वो जुड़ गई उसके साथ। उस रास्ते में उनको जो भी मुश्किलें आईं उसको उनकी कोई परवाह नहीं थी। लेकिन नूर बहुत दिनों तक बच नहीं पाई। दरअसल नूर अपने ही एक साथी जासूस रेने गैरी की दगाबाजी की वजह से गेस्टापो की गिरफ्त में आ गई। रेने गैरी एक डबल एजेंट थी और पैसों की खातिर उसने ही नूर को पकड़वाया था। हिटलर की सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी नूर अब नाजियों की गिरफ्त में थी। कैद में नूर को सबसे खतरनाक कैदी का दर्जा दिया गया था। हिटलर के गुर्गे जानते थे कि जांबाज जासूस नूर के पास SOE और पेरिस में छिपे बागियों के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां होंगी। लिहाजा नूर का मुंह खुलवाने के लिए गेस्टापो ने नूर को तमाम यातनाएं दी, लेकिन वो उसकी जुबान नहीं खुलवा पाए। पेरिस के जिस यातना गृह में उसे बंद किया गया था उसके साथ के कमरों में 2 ब्रिटिश जासूस और बंद थे। जज्बा होता है ये कि इनका था कि हमें अपने मुल्क के लिए कुछ करना है, अपने लोगों के लिए कुछ करना है। मुल्क से ज़्यादा उनको फिक्र ये थी कि ये करना है और हम कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी ना दें जिससे जो दुश्मन को फ़ायदा हो जाए, इसलिए कि इनके पास काफ़ी इंफॉर्मेशन रही होंगी। वो एक कमिटमेंट के लिए थी, कमिटमेंट ऑफ द कास्ट था, और ये बिल्कुल एक सेक्रीफाइस जज्बा होता है अपने कास्ट के लिए कि चाहे जान चली जाए लेकिन हम अपनी बात नहीं बदलेंगे। नूर एक चालाक और बहादुर जासूस थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने साथ बंद ब्रिटिश जासूसों के साथ एक खतरनाक प्लान बनाया। नूर और उसके साथियों ने मिलकर जेल के सेल के रोशनदान की सलाखों को तोड़कर जेल से भागने का रास्ता बनाया और वो रात भी आई जब नूर समेत तीनों जासूस जेल से भाग निकले। लेकिन किस्मत नूर के साथ नहीं थी। उनके भाग निकलने की खबर गेस्टापो को पता चल गई और उन्हें फिर पकड़ लिया गया। नूर को टॉर्चर करने का सिलसिला एक बार फिर चल पड़ा, लेकिन नाजी अफसर नूर का मुंह नहीं खुलवा पाए, लिहाजा उन्होंने नूर को जर्मनी भेज दिया। 1944 की शुरुआत में उसे जर्मनी की फोर्जेम जेल लाया गया। यहाँ पर भी उसे बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया। इस दौरान नूर पर मुकदमा भी चलाया गया। फैसला सबको पता था। करीब 10 महीने फोर्जेम की जेल में रखने के बाद नूर को 1 सितंबर 1944 को फोर्जेम जेल से डकाऊ कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया गया। नूर ने इस सफर में आखिरी बार दुनिया को देखा, क्योंकि जिस जगह उसे ले जाया जा रहा था वहां से कोई कभी वापस नहीं लौटा था। डकाऊ कंसंट्रेशन कैंप वो जेल थी जिसे हिटलर ने खास तौर से बनवाया था। इस जगह का इस्तेमाल कैदियों को टॉर्चर करने के लिए किया जाता था। इस कैंप में हिटलर ने हजारों युद्ध बंदियों और यहूदियों को गोली मरवा दी थी। कंटीले तारों से घिरी ऊंची ऊंची दीवारों को देखकर नूर को ये एहसास हो गया था कि अब उसके पास ज्यादा वक्त नहीं है। 1933 से लेकर 1945 तक करीब 30,000 लोगों को डकाऊ कंसंट्रेशन कैंप में मौत के घाट उतारा गया था। नूर के साथ यहाँ 3 और जासूसों को भी लाया गया था। एक बार फिर यातना का दौर चला, लेकिन नूर सब कुछ सहती रही और उसने अपनी जुबान नहीं खोली। जर्मन अफसरों को इस बात का एहसास हो चुका था कि नूर से कुछ भी उगलवा पाना अब नामुमकिन है, इसलिए उन्होंने नूर की हिम्मत तोड़ने और उसका मुंह खुलवाने के इरादे से एक एक कर नूर के सारे साथियों को गोली मार दी, लेकिन नूर को जिंदा रखा गया। क्योंकि ये बता नहीं रही थी, इसलिए टॉर्चर होता जाता था। बहुत समय तक इनका टॉर्चर हुआ और जब मरने से पहले इनसे जब पूछा गया तो इन्होंने कहा था कि अब मैं हिंदुस्तान जाऊंगी और वहाँ जाके आज़ादी की बात करूँगा। वहाँ पे ये अंग्रेज़ों के फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेज़ों के साथ के लिए काम कर रही थी और इनकी तमन्ना जो थी बाद में कि वो जाएंगी हिंदुस्तान और अंग्रेज़ों के खिलाफ यहाँ लड़ेंगी। तो बेसिकली उसका ये था कि आज़ादी। नूर जिंदा थी, लेकिन वो इस हकीकत से पूरी तरह बाखबर थी कि उनका अंजाम भी उनके साथियों की तरह ही होगा। लेकिन फिर भी नूर ने कभी हार नहीं मानी।
नूर हिटलर की फौज को पेरिस में हराने का सपना लेकर आई थी। अपने मिशन को अंजाम देते देते नूर हिटलर की कैद में पहुंच गई, लेकिन हिटलर के दरिंदों के जुल्म भी नूर का हौसला नहीं तोड़ पाए और आखिरकार वो पल आ ही गया जब एक राजकुमारी की दास्तान का नूर पूरी दुनिया में फैलने वाला था। नूर को डकाऊ कंसंट्रेशन कैंप में 10 दिन तक रखा गया, लेकिन नूर जानती थी कि उसके पास वक्त बहुत कम बचा है। 12 सितंबर 1944 की रात जर्मन अफसरों ने एक बार फिर उसे टॉर्चर कर तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहे। This is your final chance. और जब नाजी अफसरों को यकीन हो गया कि वो नूर इनायत खान का मुंह नहीं खुलवा पाएंगे, तो उन्होंने उसके सर के पिछले हिस्से में गोली मारकर उसकी हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, नूर के साथियों को उसकी मौत की खबर ना लगे, लिहाजा उन्होंने उसकी लाश को कंसंट्रेशन कैंप के ओवन में ही डालकर जला दिया था। इनका टॉर्चर बहुत हुआ जेल में। इनको सॉलिटरी कन्फाइनमेंट, एक कोठरी में अलग बंद कर दिया गया, चेन से बांधा गया इनको। इन पे बहुत जुल्म सितम हुए, लेकिन इन्हीं ने जबान नहीं खोली। जब बिल्कुल उनको लगा गेस्टापो को, जो वहाँ की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी थी, कि ये इससे कुछ हासिल नहीं होगा, तो इसको गोली मार दी। देश के लिए शहादत का जो सिलसिला नूर के परदादा टीपू सुल्तान ने शुरू किया था, उसे अंजाम तक पहुंचा दिया। नूर इनायत खान महज 30 साल की उम्र में अपने फर्ज के लिए कुर्बान हो गईं। लेकिन आज भी जब कभी नूर इनायत खान और उनकी बहादुरी को फ्रांस और इंग्लैंड में याद किया जाता है, तो उनके सम्मान में लोगों के सर झुक जाते हैं। नूर की कहानी की सबसे कड़वी हकीकत यह है कि हिटलर की सेना ने हिंदुस्तानी राजकुमारी नूर इनायत खान को बेहद दर्दनाक मौत दी थी। लेकिन जो लोग नूर की कहानी के चश्मदीद बने, उनके मुताबिक अपनी कुर्बानी से ठीक पहले नूर के आखिरी अल्फाज थे लिबर्टी, यानी आजादी। नूर इनायत खान के आखिरी अल्फाज 1945 में सही साबित हुए। 1945 में हिटलर की हार हो गई। मित्र देशों की सेनाओं ने जर्मन फौज को करारी शिकस्त दी थी और अब बारी थी उन लोगों को याद करने की जिनकी कुर्बानियों की बदौलत इंसानियत के दुश्मनों की हार हुई थी। और ऐसे में नूर इनायत खान का नाम भी सामने आया। नूर के बलिदान और बहादुरी की दास्तान पूरी दुनिया में सुनी और सुनाई जाने लगी। ब्रिटेन की सरकार ने नूर इनायत खान को उनकी जांबाजी के लिए मरणोपरांत जॉर्ज क्रॉस से नवाजा था। जॉर्ज क्रॉस उस दौर में ब्रिटेन का सबसे बड़ा वीरता पुरस्कार था
इतना ही नहीं, फ्रांस की सरकार ने भी नूर इनायत खान की दिलेरी और कुर्बानी के लिए उन्हें क्रॉस द गोरे वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया था। नूर की दिलेरी के चलते उनका नाम लंदन के एयरफोर्स मेमोरियल पर सुनहरे अक्षरों में दर्ज है, जिसे देखकर हर हिंदुस्तानी फक्र महसूस करता है। जनवरी 2012 में लंदन के गार्डन स्क्वायर में नूर इनायत खान की कांसे की मूर्ति भी लगाई गई और यह पहला मौका था जब किसी हिंदुस्तानी महिला को यह सम्मान हासिल हुआ। इस मौके पर ब्रिटेन के शाही घराने की राजकुमारी एन भी मौजूद थी। नूर इनायत खान की कुर्बानी को 75 साल गुजर चुके हैं। नूर की कहानी अब सिर्फ लोगों की यादों या फिर किस्से कहानियों का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन एक सच है जो आज तक नहीं बदला कि ब्रिटेन और फ्रांस में नूर का नाम बड़े सम्मान से लिया जाता है और नूर इनायत खान की दास्तान का नूर पूरी दुनिया में फैल चुका है। इनको इमॉर्टलाइज होना चाहिए लिटरेचर में, मेमोरी में, हिस्ट्री में, जो अभी तक नहीं हुआ है इनको। वो अंदर से बहुत स्ट्रांग थी और उनका जज्बा जो था वो बहुत ज़बरदस्त था कि हमें करना है ये काम, कमिटमेंट उनका, और ये कि ये गलत काम हो रहा है, इसके खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, और वो उन्हीं ने करके दिखाया। तो वो बहुत, भले वो शर्मीली हों और फेमिनी फेस हो उनका देखने में लगती हूँ, लेकिन बहुत पावरफुल कैरेक्टर था हिस्ट्री में, और उनका मैं समझता हूँ ऐसी औरतों का नाम हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये थी नूर इनायत खान की दिलेरी, जज्बे और जुनून से भरी कहानी पर हमारी खास पेशकश। लेकिन देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए News 18 इंडिया।